नमस्कार साथियों, मैं नागेश गहलोत उपस्थित हुआ हूँ आज आपके सामने मध्य प्रदेश मिडिल स्कूल की जो भर्ती हुई थी 2018 में, उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर। तो प्राइमरी शिक्षक भर्ती जो है 2020 की, उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, ये आज हम चर्चा करेंगे इस सीरीज़ के अंतर्गत। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं हम कि बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है। अब यहाँ पर एक तो दिया हुआ है टर्म बाल केंद्रित शिक्षा। पहला टर्म्स क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा, दूसरा है मूल्यांकन और तीसरा है सबसे कम महत्वपूर्ण कारण। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि एक तो बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण क्या है। उन लक्ष्यों की और उनके प्रगति की निगरानी करना, उनके अधिगम और विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में छात्रों की सक्रिय भागीदारी, किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्णय, मुख्य सामग्री ज्ञान और कौशल। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है, उन लक्ष्यों की और उनकी प्रगति की निगरानी करना, निगरानी करना, तो ठीक है। जो लक्ष्य है, उनके क्या क्या लक्ष्य हैं बाल केंद्रित शिक्षा में, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होती है कि किसी बच्चे को सेंटर में रखकर, बच्चे को सेंटर में रखना ऐसा नहीं होता है किसी बच्चे को बीच में बैठा दिया और हम उसका अध्यापन कराएं, ऐसा नहीं। मतलब बच्चे की आवश्यकताएं क्या है, उसकी नीड्स क्या है, वो किस प्रकार की एजुकेशन चाहता है, उसे किस विषय में रुचि है, तो ये होती है बाल केंद्रित शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है उसमें मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण बताना है हमें। सबसे महत्वपूर्ण नहीं बताना है, सबसे कम महत्वपूर्ण क्या हो सकता है वो बताना है हमें। तो उन लक्ष्यों और उनकी प्रगति की निगरानी करना, बिल्कुल उनके लक्ष्य क्या क्या हैं और उन्होंने किस प्रकार से प्रगति की है, ये एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। उनके अधिगम और विकास के लक्ष्य निर्धारित करने में छात्रों की सक्रिय भागीदारी, तो उनके अधिगम मतलब उन्होंने क्या क्या सीखा है और उसका किस प्रकार से उन्होंने विकास किया है, ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। एक है किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्धारण, तो किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्धारण भी एक महत्वपूर्ण कारक है। जबकि मुख्य सामग्री ज्ञान और कौशल, ये जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें मुख्य सामग्री ज्ञान और कौशल ही नहीं होता है, बल्कि उनकी प्रगति होती है, उनकी लक्ष्य होते हैं, उनके अधिगम क्या क्या सीखा उन्होंने क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किया, उनका किस प्रकार से विकास हुआ, तो ये होता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। जबकि चौथा दिया हुआ है कि मुख्य सामग्री ज्ञान और कौशल, तो मुख्य सामग्री केवल ज्ञान और कौशल ही नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कि मुख्य सामग्री ज्ञान और कौशल। तो ये सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं हम कि मानव जाति में अभिवृत्ति किस प्रकार से वितरित है। देखिए एक तो होता है अभिवृद्धि, जिसको हम ग्रोथ बोलते हैं, जिसको एक तो विकास और अभिवृद्धि के अंतर्गत पढ़ते हैं अभिवृद्धि। दूसरा होता है अभिवृत्ति, मतलब नज़रिया, हमारा एक दूसरे के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है, हमारा नज़रिया क्या है, एप्टीट्यूड बोल सकते हैं हम उसको अंग्रेजी में। तो अभिवृत्ति की बात हो रही है, तो मानव जाति में अभिवृत्ति किस प्रकार से वितरित है। वितरण सामान्य है, वितरण अस्त व्यस्त है, वितरण विषम है या वितरण विविधतापूर्ण है। तो वितरण जो है वो अभिवृत्ति का वो सभी मानव में सामान्य है, सभी मानव में सामान्य वितरण पाया जाता है किसका, अभिवृत्ति का। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं हम कि कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, किस विषय में से जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहा जाता है। ठीक है, इस विषय से जुड़े उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को क्या कहा जाता है, निर्माण, नेटवर्क, स्कीमा या संरचना। तो देखिए एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है जीन पियाजे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास दिया है और उन्होंने एक टर्म का यूज़ किया है जिसका नाम है स्कीमा। स्कीमा क्या नाम दिया है उन्होंने, स्कीमा। तो उन्होंने क्या है कि कोई वस्तु क्या है और हम उसके बारे में कैसा सोचते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, हमारा उसके बारे में मतलब क्या व्यवहार है, ये जो है वो मानसिक प्रतिरूप है, ये स्कीमा है। तो उन्होंने स्कीमा की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है स्कीमा के बारे में, और ये इनका जो सिद्धांत है उसके बारे में, इनकी जो अवस्थाएं बताई है वो हमें पढ़ के अच्छे से रखना है, क्योंकि स्कीमा जो है ये हर एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप में पूछा जाता है और इसका एक क्वेश्चन बनता है। तो हमें याद रखना है कि इसका जो है कोई वस्तु क्या है और हम उसके बारे में कैसा व्यवहार करते हैं, मतलब हम किस प्रकार की थिंकिंग रखते हैं उसके बारे में, तो वो वस्तु जो है वो क्या है, स्कीमा के अंतर्गत आती है। अब चौथा प्रश्न देखते हैं हम कि 15 बच्चों की कक्षा में जहां आपके पास 15 अलग अलग सीखने की शैली और 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं। देखिए 15 बच्चों की एक कक्षा है जहां आपके पास 15
अलग अलग सीखने की शैली है, मतलब आपके पास अलग अलग टाइप्स की लर्निंग आपको सिखाने की शैली है और सीखने की शैली है। जबकि 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे, मतलब उनका व्यक्तित्व अलग है, कोई क्या पसंद करता है, कोई क्या पसंद करता है, किसका विकास अलग होता है, किसका ज्ञान अलग है। तो ये 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे भी हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा इनमें से क्या होगी? तो एक शिक्षण प्रणाली के साथ एक पाठ्य योजना विकसित करना, क्या ये हो सकता है? दूसरा है प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ्य योजना विकसित करती है एवं उसकी ज़रूरतें क्या है। तीसरा है कक्षा की क्षमता के मध्य को लक्षित करते हुए एक पाठ्य योजना विकसित करना। जबकि यहाँ पर चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, एक पाठ्य योजना विकसित करती है जो सभी के लिए उपयुक्त है। देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन देखें हम, तो 3 में एक समानता दिख रही है हमें, एक शिक्षण प्रणाली, एक पाठ्य योजना। जबकि दूसरे की अगर हम देखें तो तीसरा जो ऑप्शन है इसमें भी देखते हैं हम, तो एक पाठ्य योजना। चौथे में भी देखेंगे एक पाठ्य योजना। अब हम दूसरा ऑप्शन जो है वो देखें, तो उसमें लिखा है कि प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ्य योजना विकसित करनी है तथा उसकी ज़रूरतें क्या है। प्रत्येक बच्चे को देखना है हमें, ये नहीं है क्योंकि हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं और आपके पास 15 अलग अलग सीखने की शैली भी है। तो प्रत्येक बच्चे की ज़रूरत क्या है, हमें एक बच्चा सभी को एक मान के नहीं चलना है, प्रत्येक बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से पाठ्य योजना विकसित करनी है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा दूसरा। ठीक है, अब तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। चौथा प्रश्न हमने हल कर लिया। 5वां प्रश्न देखते हैं हम कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांतकार कौन है। प्रगतिशील शिक्षा मतलब प्रोग्रेसिव शिक्षा, आगे बढ़ने वाली शिक्षा, इसके जनक कौन जाने जाते हैं? तो इसके जनक जो हैं वो जॉन ड्यूई जाने जाते हैं। जॉन ड्यूई जो है वो प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाते हैं। कौन? जॉन ड्यूई। जॉन ड्यूई जो है वो एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, और ये एक शिक्षा शास्त्री भी थे, दार्शनिक भी थे और एक मनोवैज्ञानिक भी थे। तो ये यूएस के मनोवैज्ञानिक हैं और इनकी जो पुस्तक है वो है, 2 पुस्तकें इनकी प्रसिद्ध है। पहली पुस्तक है द स्कूल एंड सोसाइटी और दूसरी पुस्तक है हाउ वी थिंक। ठीक है, तो ये इनकी 2 पुस्तक भी हैं। तो जॉन ड्यूई जो है वो प्रगतिशील शिक्षा के जनक माने जाते हैं। अब छठा प्रश्न देखते हैं हम कि पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया है। देखिए पियाजे का हमने अभी प्रश्न पढ़ा है कि पियाजे के अनुसार कोई वस्तु क्या है और हम उसके बारे में क्या व्यवहार करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, ये स्कीमा है। और एक और पियाजे के अंतर्गत प्रश्न पूछा था इन्होंने, अभी छठा प्रश्न हम चर्चा कर रहे हैं कि पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया है। तो यहाँ पर भी जो आएगा वो आएगा स्कीमा। देखिए क्षमताएं क्या क्या है और हमारी योग्यताएं क्या क्या है, कोई वस्तु के बारे क्या है और हम उस वस्तु के बारे में क्या सोच रखते हैं, ये किसके अंतर्गत आता है? ये स्कीमा के अंतर्गत आता है। तो स्कीमा जो है ये अच्छे से पढ़ना है हमें और उसके बाद इसका आंसर दे सकते हैं हम आसानी से। चलिए हम 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अन्वेषण, डिस्कवरी, अधिगम। अन्वेषण मतलब क्या होता है? डिस्कवरी। डिस्कवरी मतलब क्या होता है कि खोजना, किसी भी चीज़ की खोज करना और उसके बाद में उस चीज़ को ग्रहण करना या फिर सीखना। शिक्षक अधिगम के एक रिक्त स्थान की भूमिका निभाते हैं। तो चलिए ये 7वां प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है कि अन्वेषण या खोज के सीखना विधि, अन्वेषण विधि या फिर खोज के सीखना अधिगम एक कहलाता है। देखिए हम किसी भी चीज़ की स्वयं डिस्कवर करते हैं या फिर स्वयं जो है वो खोज करते हैं और सीखते हैं, तो ये क्या कहलाती है? या अन्वेषण विधि कहलाती है। अन्वेषण मतलब किसी भी चीज़ की खोज करना, कोई भी वैज्ञानिक कोई नई चीज़ की खोज करता है तो वो उसका अन्वेषण करता है, उसको डिस्कवर करता है। तो ये प्रश्न है हमारे सामने कि खोज, अन्वेषण, अधिगम में किस अधिगम के एक रिक्त स्थान की भूमिका निभाते हैं? एक सलाहकार होते हैं, समन्वयक होते हैं और एक होता है प्रबंधक और एक होता है प्रेरक। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि शिक्षक जो है वो अधिगम के एक किस प्रकार की भूमिका निभाता है। तो एक सलाहकार होता है, काउंसलर होता है, या फिर एक समन्वयक होता है, या एक प्रबंधक होता है, या फिर एक प्रेरक होता है। तो जो खोज करता है छात्र, उसके साथ जो शिक्षक होता है वो एक सहायक की भूमिका में होता है, एक समन्वयक की भूमिका में होता है। मतलब एक फैसिलिटेटर, एक सहायता देने वाला जो होता है वो शिक्षक को, उसकी भूमिका क्या निभानी पड़ती है? एक फैसिलिटेटर की भूमिका जो है वो शिक्षक निभाता है। तो इसमें समन्वयक, सही जो आंसर होगा वो होगा एक समन्वयक की भूमिका निभाता है। कौन? शिक्षक। और अन्वेषण कौन करता है? छात्र, क्योंकि वो स्वयं खोज करता है और उस चीज़ को सीखता है। तो शिक्षक जो है वो उसमें फैसिलिटेटर या फिर एक समन्वयक की भूमिका निभा सकता है।
अब 8वां प्रश्न देखते हैं हम कि विशेष शिक्षा इससे संबंधित है। देखिए, स्पेशल एजुकेशन आपने कभी नाम सुना हो तो एक आता है CWSN, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स। ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब जिनको विशेष आवश्यकताएं होती हैं, जिनकी कुछ विशेष आवश्यकताएं होती है। CWSN मतलब चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स होते हैं। तो विशेष शिक्षा किससे संबंधित होती है? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, या फिर शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, या फिर प्रतिभाशाली लोगों के लिए शिक्षा, या फिर विकलांगों के लिए शिक्षा। तो जहाँ पर भी विशेष शिक्षा या फिर स्पेशल एजुकेशन की या फिर स्पेशल शिक्षा की बात हो, तो वहाँ पर स्पेशल शिक्षा एक विकलांग, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स जो होते हैं, CWSN बच्चे जो होते हैं, उनमें बहुत सारी कोई अस्थि मतलब किसी उनकी फ्रैक्चर से विकलांग होता है, कोई आंखों से विकलांग होता है, कोई दिमाग से मतलब मानसिक तौर पे जो होते हैं बहुत टाइप होते हैं, MR होता है, मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं, बहुत सारे प्रकार के विकलांग होते हैं। तो उस प्रकार से जो इसका सही आंसर होगा वो होगा विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। जो विशेष शिक्षा जो होता है वो किससे संबंधित होती है? विकलांगों के लिए जो हम स्पेशल शैक्षिक कार्यक्रम चलाते हैं उसको कहते हैं स्पेशल एजुकेशन। अब 9वां प्रश्न देखते हैं हम कि बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी है। बुद्धिमत्ता, देखिए रिक्त स्थान दिया हुआ है आगे और लिखा हुआ बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी है। तो कोई बुद्धि नहीं, मध्यम बुद्धि, उच्च बुद्धि या मंद बुद्धि। तो बुद्धिमत्ता, उच्च बुद्धिमत्ता जो होती है वो तीव्रतर विकास से जुड़ी होगी। अब यहाँ पर सीधा सा प्रश्न है पर हम कन्फ्यूज ही जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उच्च बुद्धिमत्ता जो होती है उससे तीव्रतर विकास होगा। तो यहाँ पर सही जो आपका आंसर होगा वो होगा उच्च बुद्धिमत्ता जो होती है वो तीव्रतर विकास से जुड़ी हुई होती है। अगर आपके पास उच्च बुद्धिमत्ता होगी तो ही आप तीव्रतर विकास कर पाएंगे। यहाँ पर सीधा सा आंसर है। अब 10वां प्रश्न देखते हैं हम कि अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चे के विकास में कैसे चिन्हित करते हैं। अब माता पिता के यहाँ पर बात आ गई है कि माता पिता जो है वो किस प्रकार से अपने बच्चे को एक शिक्षा दे सकते हैं। अधिगम सिद्धांत जो है वो माता पिता को किस श्रेणी में रखता है? प्रशिक्षकों के रूप में, शिक्षकों के रूप में, भागीदारों के रूप में, या फिर समर्थकों के रूप में। तो जो माता पिता जो हैं वो अपने बच्चों को एक ट्रेनर की भांति शिक्षा देते हैं। जो माता पिता हैं वो बच्चे जीरो से, या फिर एक हम बोल सकते हैं जो बच्चा जन्म लेता है उससे 5 वर्ष तक माता पिता के संरक्षण में रहता है, तो वो एक प्रशिक्षक के तौर पर उनकी भूमिका निभाते हैं। तो प्रशिक्षकों के तौर पर जो है वो माता पिता को एक बच्चे के विकास में योगदान दिया जाता है। ये किसके अनुसार है? अधिगम सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं हम कि एक समूह के समाजमिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व को रिक्त स्थान विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है। तो प्रेक्षण, वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ या प्रक्षेपी। देखिए जो विधियां जो है व्यक्तित्व मापन की, ये एक तो होती है प्रक्षेपीय विधियां, एक होती है वस्तुनिष्ठ विधियां, एक होती है व्यक्तिनिष्ठ विधियां, ठीक है। तो ये 3-4 प्रकार की विधियां होती है एक समूह के समाजमिति विश्लेषण। तो हमें समाजमिति, यहाँ पर शब्द दिया हुआ है समाजमिति मतलब समाज से उस बच्चे के बारे में या फिर उस व्यक्ति के बारे में, बच्चे की बात नहीं हो रही यहाँ पर, व्यक्ति, ठीक है। किसी भी व्यक्ति, हम ले लेते हैं व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति के बारे में समाजमिति विधि से हम उसकी जानकारी किस प्रकार एकत्रित कर सकते हैं कि समाज में उसका व्यवहार किस प्रकार से है, वो लोगों से किस प्रकार से व्यवहार करता है, वो लोगों के बीच में किस प्रकार से रहता है, उसके किस प्रकार से संबंध हैं। तो ये जो है ये समाजमिति के अंतर्गत आता है। और समाजमिति जो है वो किस विधि के अंतर्गत आती है? मैंने बताया आपको व्यक्तित्व मापन की बहुत सारी विधियां होती है। एक तो वस्तुनिष्ठ विधि होती है, एक प्रक्षेपण विधि होती है, एक व्यक्तिनिष्ठ विधि होती है। तो वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, एक आती है निरीक्षण विधि, एक होती है निर्धारण मापनी, एक होती है समाजमिति। तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि ये जो है वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत आती है, व्यक्तिनिष्ठ के अंतर्गत आती है, प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आती है, या फिर प्रेक्षण विधि के अंतर्गत आती है। तो हमने अभी पढ़ा कि वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत आती है। ये कौन सी? समाजमिति विधि। जो समाज के अंतर्गत व्यक्ति रहता है वो किस प्रकार से व्यवहार करता है उनके साथ में, तो ये वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत आती है। और वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत आती है तो इसमें इन विधियों के जो वस्तुनिष्ठ विधियां हैं, इन विधियों के परिणाम जो होते हैं वो अपेक्षाकृत उतने वैज्ञानिक नहीं होते हैं, उतने सही नहीं होते हैं। क्यों?
क्योंकि हम दूसरों से लोगों से पूछ रहे हैं। समाज मिति विधि में क्या होता है कि हम आपके जो जानकारी, आपका व्यवहार जो है वो दूसरों से पूछ के हम उसमें दर्ज करते हैं, तो ये एक वैज्ञानिक विधि नहीं मानी जाती है समाज मिति विधि। जबकि एक होती है प्रक्षेपण विधि, ये वैज्ञानिक विधियाँ मानी जाती है। अब प्रक्षेपण विधि के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि ये क्या होती है। तो प्रक्षेपण विधियों में एक होती है रोरशा शाही धब्बा परीक्षण, जो हरमन रोरशा थे उन्होंने शाही धब्बा परीक्षण दिया था, ये प्रक्षेपण विधि है व्यक्तित्व मापन की। एक होती है TAT, कौन सी होती है, TAT थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, इसको बोलते हैं थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। एक होती है CAT मतलब चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, CAT चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। तो ये एक प्रकार से व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं। एक तो होती है वस्तुनिष्ठ विधि और एक होती है प्रक्षेपण विधि। वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत आती है निरीक्षण विधि, निर्धारण मापनी और समाज मिति विधि, जबकि प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आती है रोरशा शाही धब्बा परीक्षण जो हरमन रोरशा ने दिया। एक CAT मतलब TAT थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट और एक होता है CAT मतलब चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। तो ये प्रक्षेपण विधि और वस्तुनिष्ठ विधि पढ़ी हमने, किसके बारे में, व्यक्तित्व मापन के बारे में। अब 12वां प्रश्न देख लेते हैं हम कि विलियमसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन निर्देशन परामर्श का लाभ है। अब यहाँ पर बात की गई है डायरेक्टिव काउंसलिंग, तो मतलब निर्देशन परामर्श की बात की गई है। भावनात्मक पहलू की बजाय बौद्धिक जोर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर होगा वो होगा कि भावनात्मक पहलू के बजाय बौद्धिक पहलू पर जोर दिया जाना। जो भावनात्मक पहलू होता है, भावनात्मक मतलब वो हमारा आंतरिक पहलू होता है, उसके बजाय हम बौद्धिक मतलब हमारे मानसिक जो प्रक्रियाएं हैं उस पर बल देते हैं, तो वो विलियमसन के अनुसार निर्देशन परामर्श के अंतर्गत आता है। अब 13वां प्रश्न देखते हैं कि ऑर्थोटिक उपकरणों का मुख्य रूप से रिक्त स्थान के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब ऑर्थोटिक देखिए यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है, ऑर्थोटिक मतलब हमारी जो ऑर्थोपेडिक जितनी भी चीज़ें हैं उनकी बात हो रही है। ऑर्थोपेडिक मतलब क्या होता है कि हड्डियों से संबंधित बात हो रही है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं शरीर के अंगों को समर्थन देने के लिए, या फिर शरीर के हिस्सों की मरम्मत करने के लिए, या फिर न होने वाले अंगों की जगह लगाने। ऐसा नहीं हो सकता कि न होते उनकी जगह कोई अंग हमारे नहीं है तो उसकी जगह नया जो है वो लगाते हैं, उसको ऑर्थोटिक कहा जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो शरीर को अंगों को समर्थन देने के लिए जो शरीर के हमारे अंग कौन कौन से हैं, जैसे कि हमारे पैर हुआ, पैर में हमने हमारे मोच आ गई तो हमने नई चीज़ जैसे कि कोई उसका पट्टा लगाया हमने, हम बोलते हैं ना हम उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पट्टा लगाया हमने। और कभी गर्दन में मोच आ गई तो गर्दन में भी एक पट्टा लगाते हैं। तो वो चीज़ें जो होती है वो ऑर्थोटिक उपकरण होते हैं, ऑर्थोटिक उपकरण कहा जाता है उनको। तो वो शरीर के अंगों को समर्थन देते हैं, अपने सपोर्ट देते हैं अपने शरीर के अंगों को, जिससे कि हमारी हड्डियाँ जो है वो स्वस्थ हो जाए पहले जैसी। तो ये ऑर्थोटिक उपकरण जो होते हैं, ये उपकरण किसको डिज़ाइन किए जाते हैं, किसके लिए, तो वो शरीर के अंगों को समर्थन देने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। 14वां प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर कि छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन को रिक्त स्थान मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर जो होगा वो छात्रों के अधिगम मतलब वो क्या सीख रहे हैं और वो उसका परिणाम क्या निकलेगा के विषय में आकलन करेंगे, तो वो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है हमारी क्लास का नाम। हमारी क्लास का नाम क्या है, हमारी क्लास का नाम है निदान। तो उसको क्या कहा जाता है, निदान कहा जाता है। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा कभी हमारी क्लास के, और अधिक से अधिक आप अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपा करके आप सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कर पाऊँ कुछ। तो इसका जो होगा छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन को निदान के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब 15वां प्रश्न देखते हैं हम, और लास्ट प्रश्न भी है ये हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन ओरिएंटेशन कोलबर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंतर्गत आता है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए ये 15 प्रश्न आज हम सॉल्व कर रहे हैं, और उसके बाद जो है कल हम 15 प्रश्न हमारे और जो बचे हैं वो सॉल्व कर लेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन कोलबर्ग के पारंपरिक नैतिकता के अंतर्गत आता है। देखिए कोलबर्ग ने जो है वो नैतिकता का सिद्धांत दिया, एक कोलबर्ग ने
नैतिकता का एक वैज्ञानिक है कोलबर्ग, मनोवैज्ञानिक, उन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया। तो वो क्या है, दंड एवं आज्ञा के प्रति अनुकूलन। ठीक है, तो ये आपके 15 प्रश्न हो गए। 15 प्रश्न आज चर्चा किया हमने, 15 प्रश्न हम कल चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से ये आज हमने 15 प्रश्न सॉल्व किए। धन्यवाद।